गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का पाठ लेने वाले हैं। पहला, हिस्टोग्राफी डेव्हलपमेंट इन द वेस्ट। मराठीमध्ये धड्याचं नाव आहे इतिहास लेखन पाश्चात्य परंपरा। ये लेसन में हम लोग इतिहास के बारे में जो जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इसमें टोटल हम 4 टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसके नाम है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, एंड लास्ट वन, फोर्थ इज द नोटेबल स्कॉलर्स। मराठीमध्ये इतिहास लेखनाची परंपरा हा पहिला टॉपिक आहे। दुसरा, आधुनिक इतिहास लेखन। तिसरा, युरोपमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास आणि इतिहास लेखन, आणि चौथा, महत्वाचे विचारवंत। अभी हम मराठी और इंग्लिश एंड हिंदी ये सब साइमल्टेनियसली लेने वाले हैं। जैसे हम लोग स्कूल में क्लास में लेते हैं, वैसे हम लोग ये साइमल्टेनियस सब लेने वाले हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट पैरा इज देयर। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट with an objective of understanding at the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. Means ये जो है हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स इतिहास में आज तक जो जो कुछ घटा है, जो जो कुछ हो गया है, उसके बारे में समझ लेना और उसके बारे में पूरा अच्छे से साइंटिफिकली लिखना, ये जो है ये टोटल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसके बारे में जो जो कुछ है वो सब हम ये फर्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। सो भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनांची क्रमशः संशोधन करून केलेली मांडणी, ही जो काही प्रकार आहे हा अखंडपणे चालणारा प्रकार आहे, आणि ही प्रक्रिया आपण इतिहास लेखन म्हणून जाणून घेऊ शकतो। In the physical and natural sciences, the empirical method is used to verify the available knowledge. So this method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. Means साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कुछ हमारे पास उसके बारे में ज्ञान है, वो ज्ञान हम पहले टटोल के देख लेंगे कि अरे ये घटना घटी है तो ये यही सीक्वेंस से घटी है क्या, और अगर ये सीक्वेंस से घटी है तो ये हम लोग कहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में है ये देख सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया है और ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो म्हणजेच वैज्ञानिक शाखांमध्ये जे काही उपलब्ध ज्ञान आहे ते प्रायोगिक पद्धतीने तपासणे आणि त्याबद्दलचा सार्वत्रिक नियम मांडून ते पुन्हा पुन्हा सिद्ध करणे हे यामध्ये शक्य होत आहे। मैं पहले ही बोल देती हूँ, जब जब मैं इंग्लिश पढ़ूंगी तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो अपने टेक्स्ट बुक में वो पढ़ेंगे और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। इज दैट ओके? सो नेक्स्ट वन, in historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observations. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. Also in history it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time एंड स्पेस। अभी देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है माने जो घट चुका है उसके बारे में हम लोग अभी तो देख नहीं सकते। मानो रामायण हो चुका है, अभी हमने लॉकडाउन के पीरियड में सबने रामायण देखा, रामायण तो घट चुका है, लेकिन वो जब हुआ तो वैसे के वैसे ही जो कुछ अनुभव है या जो कुछ वहाँ की घटना है हम लोग अभी तो वो सिद्ध नहीं कर सकते, हम लोग अभी बता नहीं सकते क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है अभी।
तो विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग वो प्रूव नहीं कर सकते। सो हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमको ये जो लॉज है, जैसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिकली कि हम लोग ने प्रूव कर दिया तो ये डेफिनेट है, तो वैसे हिस्टोरिकल के भाषा में हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि हमने प्रूव किया है। लेकिन फिर भी जो कुछ उसमें कहा गया है वो हम हमारे लोगों ने जो बोला है उसके आधार पे उसको हम लोग टटोल सकते हैं। ओके, सो इतिहास संशोधनामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाने आपण त्या गोष्टी सत्यता पडताळून बघू शकत नाही, कारण आपण तिथे नसतो आणि इतिहासात घडून गेलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती आपण करू शकत नाही, म्हणून ते तसे तसे सार्वत्रिक नियम मांडणे किंवा सर्वकालिक करणे हे आपल्याला शक्य नसते। मग यासाठी पण काय करतो, तर यासाठी सगळ्यात आधी म्हणजे ऐतिहासिक दस्तऐवज लिहिला जातो, त्यासाठी भाषेचा आणि लिपीचा वापर केला जातो। त्याचबरोबर ती भाषेचं वाचन आणि अर्थ समजणाऱ्यासाठी त्या त्या भाषेतले तज्ज्ञांची आवश्यकता असते आणि त्या त्या भाषेतले तज्ज्ञ जरी आले तरी त्या भाषाची लेखकाची भाषा शैली, त्यांनी वापरलेल्या निर्मितीचा काळ, कागदाचा प्रकार, मुद्रा या सगळ्या गोष्टी त्या त्या काळातल्या आहेत किंवा नाहीत हे बघूनच आपण त्या काळातल्या इतिहास लेखनाची मदत करू शकतो। आणि त्याचबरोबर इतिहास तज्ञ ऐतिहासिक संदर्भ जे घेतात त्यांचा तौलनिक विश्लेषणाच्या आधारे पडताळणी करतात आणि मगच ती गोष्ट त्या बाबतीत खरी आहे हे सांगितलं जातं। इसका मतलब to begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it, understand and its meaning. हिस्ट्री लिखने के लिए हमें ऐसा एक आदमी की जरूरत होगी जो वो लैंग्वेज, वो स्क्रिप्ट, वो भाषा, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर में लिखा गया वो अच्छे से समझ रहा हो। अगर उसको अच्छे समझ में आया तो ही वो अपने को एक्सप्लेन कर सकता है। सो ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ ऑथोरिटी एक्सेट्रा। ये हुआ कि हमारे पास ऐसे आदमी है, लेकिन फिर भी वो आदमी को भी वो जो पुरातन जमाने का कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको पहचानने की उसमें ताकत होनी चाहिए। ही हैव टू दैट ऑथेंटिसिटी। तो उसमें क्या क्राइटेरिया, लेटरिंग स्टाइल वो ही जमाने की है क्या, ऑथर वो जमाने में था क्या, वो जमाने में वो ऑथर था या नहीं था, वो जमाने में वो राइटिंग स्टाइल थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोरोना आके गया था और मैं उसके डेट डाल रही है 1946, इट्स नॉट करेक्ट ना, क्योंकि 1946 में तो वही हुआ ही नहीं था, कोरोना तो अभी आया है। तो जो डेट में लिखा गया है, जो ईयर में उसका संबंध दिया गया है, वो एग्जैक्टली मैच होता है कि नहीं, ये देखने का काम भी वो हिस्टोरियन का है। हिस्टोरियन मीन्स जो वो सब लिखता है, स्क्रूटनाइज करके देखता है, पूरा छानबीन करता है, उसके बारे में हमको बताता है, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। सो such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference. उसके पास हिस्ट्री के हिसाब से जो जो कुछ सबूत है वो सबूत वो ही है क्या, वो ये चेक करके देख लेगा। ओके, सो आपको नीचे एक चार्ट दिया गया है on page number 1st is there, so see to that chart there is historical research method। तो राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव मीन्स अगर हमको हिस्ट्री लिखना है तो उसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे।
So there is first point, examining relevant references of the available historical information. तो जो कुछ हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में पहले सोचना है. बाद में कलेक्टिंग historical information, highlighting the process that lead to historical transactions, carrying out comparative analysis. Means हमारे पास जो कुछ डेटा अवेलेबल है उसमें कुछ अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस भी उसके साथ में हम लोग दिखाएंगे या बोलेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे. अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method. Mean जो घटनाएं हो गई है in the history, तो उसके बारे में जो कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो वो ही पीरियड का है क्या ये देखने का. बाद में उसके बारे में अगर किसी ने फ्रेमवर्क किया है, मीन्स किसी ने अपने कल्पना शक्ति के हिसाब से उसमें लिखा है, तो वो वैसे हो सकता है क्या, इसका पहले हम लोग अभ्यास करेंगे. आफ्टर दैट फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. अगर हिस्ट्री के बारे में हमको कुछ क्वेश्चंस आते हैं या हमारे पास और कोई भी रिलेवेंट आइडियाज है तो उसके बारे में हम लोग एक तरीके से उसकी अच्छी तरीके से 1 बाय 1 उसकी रचना करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसके आंसर के बारे में जाएंगे. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मीन्स अगर हमको ऐसा लगता है कि ये इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री में हमको जो कुछ मिलता है, जो कुछ सोर्सेस मिलता है तो उसका अच्छी तरह से हम लोग एग्जामिनिंग करेंगे. एग्जामिनिंग रिलेवेंट रिसोर्सेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. यहाँ तक हमने सब देखे. ओके, अभी थोड़ा सा मराठी मीडियम के पास जाएंगे. आता आपण थोडं मराठीकडे वळूया. मराठी मीडियमची मुलं पान नंबर 1 वर इतिहास संशोधन पद्धतीचा एक तुम्हाला चार्ट दिला आहे. त्या चार्ट मध्ये सांगितलं आहे की इतिहासाची मांडणी करताना आपण कोणते कोणते मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामधला पहिला मुद्दा आहे की उपलब्ध ऐतिहासिक माहितीचे संदर्भ तपासणे. म्हणजे आपल्याकडे जे काही माहिती आहे उपलब्ध इतिहासाची ती खरंच त्या काळातली आहे का हे बघणे. त्यानंतर ऐतिहासिक माहितीचे संकलन, ऐतिहासिक बदलांना कारणीभूत असणाऱ्या प्रक्रियांचे स्वरूप अधोरेखित करणे आणि त्यांचे तौलनिक विश्लेषण करणे. म्हणजे जे काही आपल्याकडे उपलब्ध साधनं आहे त्यांची योग्य प्रकारे तुलना करून पाहणे की ह्या काळामधली ही घटना खरंच असू शकते का. जसं मगाशी मी सांगितलं की त्या काळातली ही घटना असू शकणे हे त्याच्यावर डिपेंड आहे की ते कुठल्या काळात घटना घडलेली आहे. ओके, त्यानंतर विशिष्ट ऐतिहासिक घटनांच्या उपलब्ध माहितीचे स्थलकालात्मक संदर्भ तसेच ऐतिहासिक अभ्यास पद्धतीच्या विविध संकल्पनात्मक चौकटींचे आकलन करून घेणे. या सगळ्या गोष्टींचा त्यामध्ये अभ्यास केला जातो. नंतर आहे ऐतिहासिक संदर्भाशी निगडित योग्य प्रश्नांची मांडणी करणे. मग समजा आपल्याला इतिहास शिकताना किंवा इतिहासाविषयी काही माहिती गोळा करताना जर काही प्रश्न पडले तर त्या प्रश्नांची मांडणी सुद्धा योग्य प्रकारे केली गेली पाहिजे. समजा रामायण बघताना आपण म्हणतो आहे की सीतेचं अपहरण झालं होतं आणि लगेच आपण म्हणतो का मग रावणाने युद्ध केलं. नाही, त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी घडल्या की मग सीतेला कुठे पळवून नेलं होतं, सीताने काय केलं होतं,
त्याच्यानंतर मग युद्ध करण्याकरता राम कुठून कुठे गेलेत, तिथून मग कुठे कुठे झालं, युद्ध कसं झालं, काय झालं, त्याच्यामध्ये एकच होते का राम आणि रावण, भरपूर लोक होते. मग हे जे प्रश्न असतात हे प्रश्न सुद्धा स्टेप बाय स्टेप आपल्याला पडले पाहिजे, त्याच त्याच्याने आपण ते लिहिले पाहिजे की जेणेकरून आपल्या त्याचे उत्तर सुद्धा स्टेप बाय स्टेप मिळवता येतील. त्यानंतर संभाव्य परिकल्पना मांडणे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता रामायणच घेऊया आपण. आपल्याला माहिती होतं का की रामायणामध्ये काय घडलं, कसं घडलं, पण हे सगळं इतिहासात लिहिलेलं आहे. इतिहासात लिहिलेल्या गोष्टींच्याच आधारे आपण त्याची कल्पना मांडली आणि त्याला एका सिरियल मध्ये मूर्त रूप दिलं आणि आपण ते बघतो आहोत, बरोबर. या प्रकारे ते. नंतर आहे इतिहासाच्या साधनांचे चिकित्सक संशोधन करणे. आधीच सांगितलं होतं की इतिहासातील तज्ञ त्याविषयी बरोबरच लिहित आहेत. हे कशावरनं? त्यांच्या मनाचं तर काही सांगत नाहीत ते. म्हणून हे सगळं बघण्याकरता आपल्याकडे जे काही साधन अवेलेबल असतील त्याचं आपण आपल्याच मनाला प्रश्न विचारून योग्य ते संशोधन करणं महत्वाचं असतं. अशा प्रकारे इतिहास संशोधन करताना त्याची मांडणी योग्यरित्या करणं गरजेचं असतं. सो मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च. म्हणजेच हम अगर इतिहास के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग उसकी शाखाएं हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्किवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिनिस्टिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, जेनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिनेज. ये तो इसमें हर एक इसके हर एक शाखा में वही हिस्ट्री के बारे में बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी मीन्स जो पुराना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. देन लैंग्वेज के बारे में वहां बोला जाएगा. देन कॉइन्स के बारे में. तो ये अलग अलग शाखाएं हैं, वो अलग अलग शाखाएं उसके बारे में रिसर्च करके उसके बारे में स्टडी करके हमें बताने की कोशिश करते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन तो वो कॉइन के ऊपर वो कॉइन कौन से साल का है, वो साल में कुछ खास था क्या, तो वो कॉइन पर वो लिखा हुआ रहता है. वो हिसाब से आप कॉइन के बारे में अच्छे स्टडी कर सकते हैं. ओके. सो हियर हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. सो ये हमारा ये चैप्टर का पहला टॉपिक है. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हिस्टोग्राफी मीन्स इतिहास लिखने की जो कला है या जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो कैसे आई या कैसे आगे बढ़ी. ओके. सो see there in textbook we have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. Means हिस्ट्री में जो कुछ अपने पास अवेलेबल है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके जो कुछ घटनाएं पास में हो गई है उसकी एक अच्छे से टाइप से पूरी एक रचना करके वन बाय वन ऐसा उसका लिखने के बाद वो जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इतिहास लेखन या हिस्टोग्राफी. और जो कोई उसको लिखता है उसको बोलते हैं हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार. ओके. सो मराठी मीडियम लक्ष द्या. इतिहास लेखनाची परंपरा म्हणजे काय, तर इतिहास लेखन हे आपल्याला आजही नवीन नाही आणि आधी नवीन नव्हते, परंतु आधीच्या काळामध्ये मात्र ह्या गोष्टी मौखिक रूपाने लोकांपर्यंत येत होत्या आणि त्या आता काय केल्या जातात तर लिहून एक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं जातं. मग हे करत असताना
ज्या काही भूतकाळात घडून गेलेल्या घटना असेल त्यांची मांडणी करून, मुद्देसूद मांडणी करून ती आपल्या पुढे सादर केली जाते. मग ह्या मुद्देसूद मांडणीला काय म्हटलं जातं? इतिहास लेखन. आणि जो कोणी संशोधक असतो तो हे जो लिहितो त्याला म्हणतात इतिहासकार. या इतिहासाची मांडणी करताना आपल्याला असं समजतं की भूतकाळात घडून गेलेल्या प्रत्येक घटनेची नोंद घ्यायची आणि नंतर त्या नोंदणीची व्यवस्थित माहिती करायची. या सगळ्या गोष्टी इतिहासकाराला शक्य होत नसतात. आणि म्हणूनच काय करतो इतिहासकार की घडून गेलेल्या भूतकाळामध्ये योग्य प्रकारे मांडणी करताना त्यातली कुठली घटना निवडायची, कुठली घटना वाचकांपर्यंत पोहोचवायची, या सगळ्या गोष्टींचा वैचारिकदृष्ट्या अवलंब करतो आणि मग एक निश्चित लेखन शैली आत्मसात करून ती वाचकांपर्यंत पोहोचवली जाते. जगभरामध्ये अशा प्रकारच्या प्राचीन संस्कृतीमध्ये इतिहास लेखनाची परंपरा आधी नव्हती हे तुम्हाला सांगितलं होतं. परंतु आत्ताच्या काळामध्ये म्हणजे साधारणतः एक 17-18 शतकाच्या नंतरच्या काळापासूनच लोकांना इतिहासाच्या विषयी जाणून घेण्याची जिज्ञासा जागृत झाली. आणि मग ती जागृत झाल्यानंतर त्याआधी मात्र ते कसे करायचे तर वडीलधाऱ्या मंडळींकडनं त्या गोष्टी ऐकून घ्यायच्या. मग त्यांचं जीवनचक्र कसं होतं, काय होतं, काय नाही, की कशा प्रकारे ते लोक त्यांचं जगणं आत्मसात करायचे किंवा मग शेती कशी करायची, काय कशी करायची. मग हे सगळ्या गोष्टी त्या काळामध्ये फक्त मौखिक होत्या. किंवा मग आपण मागच्या वर्षी बघितलं होतं की बरेचसे लोक गुफेमध्ये पेंटिंग करून ठेवायचे. मग त्या पेंटिंग करून तिथे आपल्याला समजायचं की हे लोकांच्या इकडे गायी होत्या, म्हशी होत्या, हे लोक शेती करायचे, हे लोक पशु पाळायचे आणि त्यामधनं आपल्याला समजायचे. मग त्यांच्या कहाण्यांचे कथन होते. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही बघित असेल काहीतरी एक सिरियल येते बघा दूरदर्शनला, अलिफ लैला. यामध्ये सुद्धा त्या प्रकारे आपण सांगू शकतो की एकाने सांगितलेली कथा दुसऱ्याला सांगणे, दुसऱ्याने सांगितलेली कथा तिसऱ्याला सांगणे, हे एक अव्याहतपणे चालू असलेलं एक चक्र होतं. आणि हे चक्र हळूहळू थोडं सांगण्यापेक्षा लिखाणाकडे भर देऊन जपलं गेलं. आणि म्हणूनच आधुनिक इतिहासाच्या लेखनामध्ये ह्या सगळ्या परंपरा ज्या होत्या त्या साधनांच्या स्वरूपात त्यांचा उपयोग केला गेला. सो फॉर इंग्लिश मीडियम, द हिस्टोरियन cannot include every past event in his narrative. जो हिस्टोरियन रहता था उसको जो जो कुछ लगता था वो हर एक चीज अपने राइटिंग में नहीं ले सकता था. सो द inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. तो जो कुछ उसके बारे में समझ आया, जो कुछ इवेंट्स उसको हमको बताना है, उसके बारे में उसके मन में एक कंसेप्शनल फ्रेमवर्क रहता है. मीन्स उसके बारे में उसके मन में कुछ आइडिया रहती है. वो आइडिया के हिसाब से वर्डिंग में डाल के वो अपने को ये सब प्रेजेंट करता है. तो ये सब प्रेजेंट करते वक्त उसका राइटिंग स्टाइल भी मायने रखता है. वो राइटिंग स्टाइल उसके कल्पना शक्ति में डालकर हमको प्रेजेंट करता है. So the tradition of the writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जमाने में मीन्स बहुत 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 पहले जमाने में हिस्ट्री लिखना है या राइटिंग के स्वरूप में प्रेजेंट करना है ये किसी को ज्ञात नहीं था. So however, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हिस्ट्री जानना ही नहीं था या जानने के बारे में वो उत्सुक नहीं थे. So ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and the value of the ancestors to the next generation.
So students, remaining lesson we will see in next lecture. Thank you.